वो हम बात करेंगे। जीएस पेपर 4 की तो बात कर ही रहे थे यार, एथिक्स की। ठीक है, 2015 में जो जो मेंस के क्वेश्चन आए थे उसकी बात करेंगे। तो सेक्शन में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है एनवायरमेंटल एथिक्स की। ओके, तो हम बात करेंगे इसकी इन्वायरमेंटल एथिक्स की। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, है ना, जरूरत क्या है भाई, इंपॉर्टेंस बताना है। उसके बाद डिस्कस एनी वन इन्वायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, है ना, एक इन्वायरमेंटल इशू के बारे में बताना है एनवायरमेंटल एथिक्स की व्यू पॉइंट से। तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ते हैं यार। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, डिस्कस एनी वन ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, सो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। है ना, बॉडी के अंदर हम किसकी बात कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं द रीजंस फॉर स्टडिंग इन्वायरमेंटल एथिक्स, है ना, वाई, या फिर इन्वायरमेंटल एथिक्स इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, है ना, कि कैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स इम्पोर्टेंट है, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको सब्सटेंशिएट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, है ना। लाइक इन्वायरमेंटल इशू क्या है भाई, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो गया यार, एक तरह से इन्वायरमेंटल इशू ही तो है। लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड करेंगे विद अ वे फॉरवर्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स से। सो व्हाट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स, है ना, इन्वायरमेंटल एथिक्स इज द फील्ड ऑफ द स्टडी दैट एक्सप्लोर द एथिकल एंड मॉरल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। इसके 3 कंपोनेंट हैं जो कि हम बात करेंगे अबाउट द लिबरल कंपोनेंट, कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, वो बताएंगे। ठीक है, बट इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, इन्वायरमेंटल एथिक्स इज अ फील्ड ऑफ study that explores the ethical and moral dimensions of human interaction with the इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट आते हैं यार। एक तो लिबरल कंपोनेंट, एक कंजर्वेशन की बात होती है, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस की बात होती है। ठीक है, रीजन क्या है भाई हमारे पास, है ना, रीजन क्या है इन्वायरमेंटल स्टडी को पढ़ना, इन्वायरमेंटल एथिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में और एक बार सकते हैं। देखो, जो ये इन्वायरमेंटल एथिक्स है ना, वो क्या करता है, ह्यूमन और नेचर के बीच का रिलेशनशिप को देखता है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड के अंदर, है ना, वो बता रहा है कि कैसे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो कैसे जी पाएंगे, है ना, नॉन स्पीसीज इंट्रैक्शन जो है वो कैसे रह पाएंगे, उसके बारे में बात करता है। तो ये पहला हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। दूसरा हम बात करेंगे रीज़न क्यों जरूरी है भाई इन्वायरमेंटल एथिक्स को पढ़ना, उसकी बात करते हैं। सो reasons to or importance, reason why studying environmental ethics is important। ठीक है, फर्स्टली अगर हम बात करें तो जब इन्वायरमेंटल एथिक्स को हम पढ़ते हैं, इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, एंड हमको जो चैलेंजेस हैं, है ना, मतलब जो यूटिलिटेरियन व्यू, हम सिर्फ नेचर से जो चीज़ हमको मिल पा रहा है अपने फ़ायदे के लिए जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे आगे हम बढ़ पाएंगे और हम उसको दे पाएंगे वो रिस्पेक्ट जो वो डिज़र्व करता है यार। ठीक है, सो it help us to
recognize firstly it help us to फर्स्टली क्या होता है भाई, पहला रीजन क्या है, इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू एंड intrinsic worth of the natural world। ओके, दूसरा रीजन क्या है बोल सकते हो कि इन्वायरमेंटल एथिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ आवर एक्शन टुवर्ड द इन्वायरमेंट। Environmental ethics help us to understand the moral implications of our actions toward the इन्वायरमेंट। तीसरे रीजन बात कर सकते हो, देखो जो इन्वायरमेंटल एथिक्स साइड के हेल्प अस टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई, जस्ट और इक्विटेबल वे में बहुत देखो आप समझना। तीसरा रीज़न क्या है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ना जरूरी क्यों है भाई, बिकॉज इन्वायरमेंटल एथिक्स कैन हेल्प अस टू address complex environmental challenges, है ना, in a just and equitable way। लास्ट में हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज की अगर बात करें, है ना, इन्वायरमेंटल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, from the point of environmental ethics, देखो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है करंट लेवल में, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्म करेगा भाई फ्यूचर जनरेशंस को भी एंड एक तरह से नेचुरल वर्ल्ड को भी। सो दिस रेस क्वेश्चन अबाउट आवर मॉरल ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस, है ना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करें एंड ऐसे पॉलिसीज को सपोर्ट करें जो कि प्रमोट करेगा सस्टेनेबिलिटी को, है ना, और ऐसे एक्शंस लें जो कि एक तरह से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। if we फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे if we continue to emit greenhouse gases at current levels, we will likely cause significant harm to future generation and to the natural world। So it raises question about our moral obligation to reduce our carbon footprints, है ना, and take actions to mitigate the effect of climate change। This raises question
about our moral obligation to reduce our carbon footprint and take action to mitigate the effects of climate change। इस प्रकार से आप समझना कि इन्वायरमेंटल एथिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है यार, है ना। सो क्लाइमेट चेंज जो है एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट कर रहा है जो मार्जिनलाइज्ड या फिर वल्नरेबल सेक्शंस को, जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है। सो इस चीज़ हम यहाँ पे बता सकते हैं। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस जो स्टडिंग इन्वायरमेंटल एथिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड टू अंडरस्टैंड द मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ आवर एक्शन टुवर्ड द इन्वायरमेंट। ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखो बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द एथिकल डायमेंशंस ऑफ द इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज वी कैन वर्क टुवर्ड व्हाट अ मोर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो बस यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में जो बोला था उसी प्रकार से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दस स्टडिंग इन्वायरमेंटल एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it help us to recognize the value of the natural world, to understand the moral implications of our actions toward the environment। ओके, सो इस प्रकार से हमने बताया यार, आंसर को लिखा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, डिस्कस एनी वन एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, उससे पहले तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय व्हाट इज द मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, मतलब डेफिनेशन से। उसके बाद हमने बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, लिबरल कंपोनेंट्स, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्वेशन। रीजंस जरूरी क्यों है भाई स्टडी करना, बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि व्हाट आर द रीजन फॉर, यानी रीजन क्या पूछा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, तो हमने बताया कि क्योंकि उसके इंट्रिंसिक वर्थ को समझ पाएंगे यार, है ना। हमारे पास जो मॉरल इम्प्लीकेशंस हैं इन्वायरमेंट के उसको हम समझ पाएंगे, है ना। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को हम क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ने से, है ना। अगर हम बात करें कि एथिकल इन्वायरमेंटल इशूज़ कौन कौन से हैं जो कि हम इन्वायरमेंटल एथिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है जो कि फ्यूचर जनरेशंस को हार्म कर सकता है, नेचुरल वर्ल्ड को हार्म कर सकता है ना। जब हम क्या थी इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर पाएंगे, ऐसे स्टेप्स ले पाएंगे, ऐसे एक्शंस ले पाएंगे जो कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सके। सो हमने बताया कि देखो भाई ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंटल एथिक्स को पढ़ें, है ना, बिकॉज इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड हमारे पास जो मॉरल इम्प्लीकेशन है टुवर्ड द इन्वायरमेंट वो बताता है, और एक तरह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने में हेल्प करते हैं इन जस्ट एन इक्विटेबल वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। ठीक है, हमारे पास कुछ 200 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क का है। ठीक है, कुछ चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट है लॉ एंड एथिक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करना है, पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई, सिंपल सा आंसर है। तो डिफ्रेंसिएशन बहुत जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और आप समझना भाई पीवाईक्यू से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसीलिए आता है बिकॉज जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे आते हैं वो आरे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और एक तरह से वो ट्रेंड जो है, थीम्स जो है वो रिपीट होते हैं, कम कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा ये सब चीज़। ठीक है, सो लॉ एंड एथिक्स के बीच अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो लॉ क्या है भाई, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट एनफोर्स करता है, वेरएज जो एथिक्स होते हैं ना वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, है ना, दैट आर गाइडेड बाय द इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, आज समझना कि देखो जो लॉज होते हैं, है ना, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकते हैं बट सेम नहीं होते, बिकॉज लॉज आर मैंडेटरी, बट जो एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से वॉलेंट्री होते हैं। सो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट जो है
लॉ एंड एथिक्स, बिकॉज इस तरह के आंसर को आप कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि देखो जो लॉज हैं दे रिफर्स टू सेट ऑफ rules and regulation enforced by the government, set of rules enforced by a government, whereas ethics, okay, laws are rules and ethics refers to a set of moral प्रिंसिपल्स, है ना, दैट गाइड्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर, दैट गाइड एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर या फिर ग्रुप का बिहेवियर। सो दिस आर मॉरल प्रिंसिपल्स। हमारे पास और क्या बोल सकते हैं कि देखो जो लॉस होते हैं दे आर मैंडेटरी एंड एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट, है ना, लीगल एक्शंस हो सकते हैं आप उसको वायलेट करते हो तो। लॉज आर मैंडेटरी एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, ethics on the other hand are, laws are mandatory, ethics are voluntary and are not enforced by government, but है ना इंडिविजुअल मोरल कंपास के द्वारा ये चलता है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने लॉ एंड एथिक्स के बीच में डिफरेंशिएट किया। दूसरा हमारे पास किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है, एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स के बीच में, है ना। एथिकल मैनेजमेंट इट रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, कहाँ पे, डिसीजन मेकिंग के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर। सो क्या बोलते हैं, एथिकल मैनेजमेंट बोलते हैं भाई। ठीक है, बट जो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एथिकल प्रोसेस। एथिकल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ incorporating ethical principles into decision making, है ना। On the other hand, management of ethics it refers to the process of creating, implementing and maintaining ethical policies within an organization. Maintaining ethical policies within an organization। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स में आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रहे हो एथिकल पॉलिसीज को। एथिकल मैनेजमेंट के अंदर आप अपने अंदर अपने डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहे हो, एथिकल प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। समझ रहे हो ना, लाइक ऑनेस्टी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीज। बट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हो तो वो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो सब। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर हम बात करें थर्ड की, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है भाई? डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक लाइक रेस, जेंडर, है ना,
बट जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो बात करता है ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेज, है ना, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। डिस्क्रिमिनेशन refers to unfair treatment of an individual या फिर group based on their characteristics such as race, gender, religion, एक्सेट्रा। एंड सो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अनफेयर ट्रीटमेंट है। सो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है भाई? प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन द अदर हैंड इज द ग्रांटिंग of special privilege है ना टू एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेज इज प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। है ना, डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल बट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट जनरली होते हैं दे आर अफर्मेटिव एक्शंस यार, ठीक है, समाज सुधारने के लिए जनरली लिए जाते हैं। तो ठीक है, ये सब चीज लिख सकते हैं। चौथा है हमारे पास किस किस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है अपने को? पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में। देखो जो पर्सनल एथिक्स है वो क्या बता रहा है, एक तरह से इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल मॉरल बिलीफ एंड वैल्यूज जो कि उनको गाइड करते हैं टुवर्ड डिसीजन मेकिंग। बट जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, वो ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं किसी भी एक आदमी के बिहेवियर को इन दी प्रोफेशनल सेटिंग्स, है ना। मतलब जो प्रोफेशनल एथिक्स है मे डिफर फ्रॉम पर्सनल एथिक्स सच एज, है ना, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट मेंटेन रखना चाहते हैं प्रोफेशन के अंदर, बट मस्ट एडहियर टू स्पेसिफिक कोड, है ना। तो ये हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। पर्सनल एथिक्स रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स moral belief and values that guide their personal behavior and decision making। ये तो हो गया पर्सनल एथिक्स, ठीक है, इंडिविजुअल मॉरल बिलीफ की बात होती है। बट जो प्रोफेशनल एथिक्स है, ऑन द अदर हैंड, are the principles and values that governs, are the principles that governs the behavior, that govern the behavior of individual in professional settings। ठीक है, जनरली जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं ना, है ना, दे आर हेल्डिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ज़्यादा लिखना नहीं है हमने को, एक तरह से थोड़ा क्रिस्प लिखना है, ठीक है। सो हमने बताया भाई क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। लॉ एंड एथिक्स के बारे में बताया कि कैसे लॉज जो होते हैं, है ना, उसको गवर्नमेंट एनफोर्स करती है। एथिक्स जो होते हैं कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरली लॉज मैंडेटरी होते हैं, एंड एथिक्स क्या होते हैं, एक तरह से वॉलंटरी होते हैं। एथिक्स
एथिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, खुद के अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स को डालना, मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एथिक्स के रूल्स बनाने। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, यार किसी भी आदमी के रेस, रिलीजन, जेंडर के बेसिस में, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब तेरे से स्पेशल प्रिविलेज ग्रांट करना, है ना। पर्सनल एथिक्स जो होते हैं जनरली खुद का बिलीफ सिस्टम पे काम होता है, डिसीजन मेकिंग, उसको बोलते हैं पर्सनल एथिक्स। बट प्रोफेशनल एथिक्स जो होता है प्रोफेशनल सेटिंग्स में जो बिहेवियर होते हैं, जनरली प्रोफेशनल सेटिंग्स में हमारे पास एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से, है ना, प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट प्रोफेशनल एथिक्स में डिफर फ्रॉम पर्सनल ethics as professionals are held to high or higher standard of conduct। ओके, सो इस प्रकार से हमने इस आंसर को कंक्लूड किया है भाई। सिंपल सा था, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको हम समझना बहुत जरूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस के क्वेश्चन से लेना बहुत जरूरी है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं ना। गिवन आर 2 कोटेशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, फॉर ईच ऑफ दिस ब्रिंग आउट व्हाट इज मीन टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इनका मीनिंग बताना है भाई। कुछ कोटेशंस दिए हैं, ठीक है, 2 कोटेशन दिए हैं। पहला कोटेशन क्या है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कमजोर लोग कभी किसी को माफ नहीं कर सकते, जो माफ करते हैं वो बड़े लोग होते हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग पीपल्स। फिर से पढ़ते हैं यार, the weak can never forgive, forgiveness is the attribute of strong। तो यहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं by explaining the statement। उसके बाद बॉडी के अंदर हमको क्या बताना पड़ेगा यार, हमारे पास ये कोड का रिलेवेंस बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। और ये भी बताएं कैसे भाई, हाउ फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग, हाउ फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग, एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम एक वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करेंगे। तो ये जो कोट है कि ये बोल रहा है कि फॉर वी कैन नेवर फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस इज द एटीट्यूड ऑफ स्ट्रॉन्ग। एक तरह से ये कोट क्या बता रहा है यार, द नेचर ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में बता रहा है ना। मतलब फॉरगिवनेस इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, है ना। इट इज ऑफन टेक सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ एंड करेज टू गिव समवन, है ना। जो ने आपके साथ बुरा किया उसको माफ करना भी बहुत बड़ी चीज है, ये बता रहा है। सो द कोट ऐसे बोल सकते हो, फॉरगिवनेस इज नॉट एन इजी टास्क। ये कोड क्या बता रहा है, द स्टेटमेंट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फॉरगिवनेस, दैट फॉरगिवनेस इज नॉट एन इजी टास्क। द कोड टेल्स अस about the nature of forgiveness, and forgiveness is not an easy process, and it often takes significant strength and courage to forgive someone who has wronged us। okay,
तो इस प्रकार से हमने इंट्रोड्यूस किया यार ना। ये जो कोड को एक्सप्लेन करें तो देखो जो पहला पार्ट है कोड का वो क्या बता रहा है, वी कैन नेवर फॉरगिव, है ना। ये सजेस्ट कर रहा है कि टेक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। ये बोल रहा है कि देखो अपने गुस्से को काबू करना, है ना, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए उसके लिए, कंट्रोल चाहिए, बट इट अल्टीमेटली लीव अस स्टक इन अ नेगेटिव माइंडसेट। बट जो फॉरगिवनेस है रिक्वायर्स अस टू कन्फ्रंट आवर इमोशन एंड टेक स्टेप्स टूवर्ड हीलिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन। तो दोनों पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, पहला पार्ट को एंड दूसरा पार्ट को एग्जाम्पल्स के साथ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोट suggests that it is or that it takes a certain level of strength to be able to forgive someone. Okay, holding on to anger and resentment can be a way to feel powerful and in control, but ultimately it leaves us stuck in negative mindset. अपने गुस्सा को अपने अंदर बनाए रखना, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल तो बनाएगा बट ये नेगेटिव माइंडसेट बनाता है यार। होल्डिंग ऑन टू एंगर कैन बी way to feel powerful, but it ultimately leaves us stuck in a negative mindset. So by contrast, forgiveness requires us to कन्फ्रंट आवर इमोशन, हमारे इमोशन को समझना बहुत जरूरी है, एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड हीलिंग एंड रिकंसिलिएशन। ओके, जो सेकेंड पार्ट है ये बोल रहा है कि फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। ये बता रहा है कि फॉरगिवनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग एंड रेसिलिएंट, है ना। फॉरगिविंग समवन कैन बी एज एक्ट ऑफ काइंडनेस या फिर कंपेशन, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी चाहिए यार। जो हमारे लिए बुरा किया है उसको माफ़ कर देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द कोट सजेस्ट दैट forgiveness is a characteristic of those who are strong and resilient. Forgiving someone can be seen as an act of kindness, as it requires us to empathize with the person who wronged us। ठीक है, सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल की, तो जो आफ्टर माथे ऑफ रवांडा जीनोसाइड जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस, जिसको हमने क्या बोला, गगा का कोट्स, है ना, दैट एम्स of this court was not to punish individual of their crime but rather to promote healing and unity within the country। ठीक है,
जो रवांडा जीनोसाइड हुआ था बहुत लोग मर गए इसके बाद, ये है ना, आफ्टर माथ ऑफ रवांडा genocides, the government implemented a process of reconciliation and forgiveness known as गकाका कोड्स, है ना। जो एम क्या था, द एम ऑफ दिस कोड इज टू प्रमोट रिकन्सिलिएशन, was not to punish individual for their crimes but rather promote healing and unity within the country, but rather to promote healing and unity within the country। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल भी दिए यार। सो और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, ऐसे किसी ने हमारे साथ बुरा किया है ना, हमको हर्ट किया है, धोखा दिया है, सो अच्छा तरीका क्या है रिलेशनशिप को बनाए रखना, इज टू, है ना, बिकॉज रिलेशनशिप रिपेयर विथ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड एम्पैथी। ठीक है, सो लास्ट में कंक्लूड करते हैं बाय मेंशनिंग दैट, ये जो कोट है क्या हाईलाइट कर रहा है यार, इट इज़ highlighting the importance of forgiveness and the strength it required। ठीक है, by letting our negative emotions and हम जो बुरे ख्याल है उसको हटा के अगर हम एक हीलिंग या फिर रिकॉन्सिलेशन की बात करते हैं, सो इट कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड मूव टूवर्ड अ मोर पॉजिटिव फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट 10, बिकॉज हमने कोट क्या बताया तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया, 10 बाई letting go of negative emotions and seeking healing and reconciliation, we can build strong relationship and move toward a more positive future। We can build a strong relationship and move toward a more positive फ्यूचर। ठीक है, हीलिंग एंड रिकन्सिलेशन से हम एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ मूव कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास आंसर। भाई क्वेश्चन क्या था, द वी कैन नेवर फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। ये कोटेशन क्या बता रहा है कि देखो भाई, फॉरगिवनेस कोई आसान प्रोसेस नहीं है, सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ चाहिए किसी ने हमारे साथ बुरा किया उसको माफ़ करने के लिए। हमने बताया कि जो पहला पार्ट है वो बता रहा है कि देखो एक कमज़ोर लोग की बात नहीं है फॉरगिव करना, ना किसी को माफ़ करना, बिकॉज अगर आप एंगर, गुस्से को अंदर बनाए रखते हो तो क्या होता है, नेगेटिव माइंडसेट आता है यार। लोग उसको पावरफुल तो समझते हैं गुस्सा को दबाए रखना, बट एक नेगेटिव माइंडसेट आता है, ज़िंदगी में नुकसान ही होगा, आप हर चीज़ को एक नेगेटिव वे में सोचोगे यार, है ना। सो दूसरा जो हमारे पास है, बिकॉज आप समझना ये जो हो किसी को माफ़ कर देना इज ए स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट स्टेप, बिकॉज इट इज़ एन एक्ट एंड काइंडनेस। और किसी के लिए बदले की भावना रखना या फिर उसके लिए बुरे करने की सोच रखना, ये एक बोल सकते हो एम्पैथी के अगेंस्ट है यार। ठीक है, सो हमने एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल जो रवांडा जीनोसाइड से मोर देन 10 लाख पीपल्स वहाँ पे, एक तरह से सबसे बड़ा जीनोसाइड आप बोल सकते हो ना, एक छोटे से लेवल पे, है ना। तो
उसमें उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिकंसिलेशन एंड फॉरगिवनेस के लिए काका कोर्ट्स बनाए, ठीक है। अब इसका मतलब है ना, जो लोगों ने गलत किया है, किसी लोगों बहुत लोगों को मार दिया है ना, तो उसको फिर से उनको पनिश करना कोई एक सॉल्यूशन नहीं था भाई, उनको माफ़ कर देना एक यूनिटी एंड हीलिंग का प्रोसेस बना के रखना कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी था यार। सो ये सब एग्जाम्पल्स है, ये सब कोर्ट के सेगमेंट से हमको ये समझ आ रहा है कि देखो किसी को माफ़ करना इज़ वेरी मतलब अच्छा चीज़ है, बिकॉज आप समझना कोई नेगेटिव इमोशन के दिल में रख के आदमी को जीना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे है ना, सो नेगेटिव इमोशन को हटा देना चाहिए, है ना, एक हीलिंग एंड कंसिलिएशन का प्रोसेस चालू करना चाहिए और एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन पाए लोगों से भी और एक समाज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी कोट है भाई जिसको हमको एक्सप्लेन करना है। वी कैन इजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन अ मैन इज अफ्रेड ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसा आदमी जो कि अंधकार से डरता है उसको अच्छे से उसको आसानी से माफ़ कर सकते हैं, बट जो उजाले से डर रहा है उसको माफ़ करना मुश्किल है, उससे एक सीरियस कंसर्न है, रियल ट्रेजेडी है, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। सो फिर से पढ़ते हैं। वी कैन इजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन द मैन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, इस आंसर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद स्टेटमेंट का अंडरस्टैंडिंग। आप समझते क्या हो, एक अंडरस्टैंडिंग को बता सकते हैं कि आदमी क्या समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी स्टेटमेंट की बात कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर हम किसकी बात कर सकते हैं यार, हमारे पास बॉडी में बताना है, कोड को एक्सप्लेन करना है विथ प्रॉपर सब्सटेंशिएशन और प्रॉपर एग्जाम्पल्स। हम कैसे जो लोग अफ्रेड होते हैं, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस एंड उसकी इम्प्लीकेशन की बात कर सकते हैं यार, है ना। लास्ट में कंक्लूड करेंगे, सब में ऐसे ही कंक्लूजन हो रहा है, बिकॉज एथिक्स में यू हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक यार, तो एक वे फॉरवर्ड के साथ यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो देखो ये जो है ना, प्लेटो का एक कोट है जो कि बोलता है कि द आइडिया दैट नेचुरल फॉर चाइल्ड टू बी अफ्रेड ऑफ, है ना, ये बहुत नेचुरल है कि कोई आदमी अंधकार से डरे, है ना, जानबूझ के, फिर पोटेंशियल डेंजर ऑफ द इन्वायरमेंट, बट एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है भाई, है ना, व्हेन एन अडल्ट आर अफ्रेड ऑफ नॉलेज ट्रूथ, है ना, अंडरस्टैंडिंग से डर रहा है, ज्ञान से डर रहा है, सच्चाई से अगर वो डर रहा है तो उसके पर्सनल ग्रोथ को, सोसाइटल प्रोग्रेस को वो लिमिट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्लेटो का कोट है, ठीक है। दिस कोट बाय प्लेटो speaks to the idea that is natural for a child to be afraid of the dark, that it is natural for a child to be afraid of the dark as it is an unknown and potential environmental danger, unknown and potentially an dangerous environment। ओके, तो ये नेचुरल है कि बच्चा जो है अंधकार से डरे, बिकॉज दुनिया में एनवायरनमेंट में कोई भी डेंजर हो सकता है। बट अगर आदमी हावेवर इट इज अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब, है ना, इट इज अ ट्रेजेडी का मतलब एक दुर्घटना है भाई, व्हेन अडल्ट्स आर अफ्रेड ऑफ नॉलेज ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड ट्रूथ ऐसे बोल सकते हो, बिकॉज it can limit their potential of personal growth and societal progress, as it limits their potential growth and सोसाइटल प्रोग्रेस, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना, देखो मैं ज़्यादा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको समझना है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल सी बात कर सकते हो, है ना, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ तक कंक्लूड कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में यहाँ तक रख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ये जो कोट है, इट टॉक्स दैट इट इज ट्रेजेडी व्हेन एन एडल्ट इज अफ्रेड ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि ये बोल रहा है कि
कैसे है ना, जो ये आइडिया है कि अगर बड़ा आदमी अगर नॉलेज से, ट्रूथ से, अंडरस्टैंडिंग से डरा तो एक बहुत बड़ा त्रासदी है, दुर्घटना है, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स टू illustrate this idea, पहला है इग्नोरेंस ऑफ द ट्रूथ ना। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं, दे में डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, बिकॉज इट इज चैलेंज देयर वर्ल्ड वाइड, है ना, कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना एक चैलेंज है, तो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं ट्रूथ को। सो एक तरह से ये ट्रेजेडी ही तो है, ignorance of truth. For example, some people deny the existence of climate change because it challenges they requires, or it challenges requires them to make changes in their lifestyle. Requires them to make changes in their लाइफस्टाइल। तो उसको लोग इग्नोर मार देते हैं, ट्रूथ है ही नहीं क्लाइमेट चेंज, है ना। कुछ लोग जो हैं दे फियर ऑफ चेंज, है ना। सम पीपल मे क्लिंच टू, है ना, आउटडेटेड ट्रेडिशन और बिलीफ दैट आर नो लॉन्गर रिलेवेंट और यूजफुल। दिस कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड मेक पॉजिटिव चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड कम्युनिटीज। सो फियर ऑफ चेंज भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है यार। For example, some people may cling to outdated traditions that are no longer relevant. This can limit their ability to adapt to new situations. So ये चीज़ है यार। एंड और एग्जांपल्स की बात करें तो अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल आप एक रिलीजियस टॉपिक्स पे, पॉलिटिकल टॉपिक्स पे अंडरस्टैंडिंग की पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, बट लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। बट ये पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है यार, है ना। आप इस चीज़ को और समझना, है ना, रिफ्यूज़ल टू लर्न, मतलब सम पर्सन में रिफ्यूज़ टू लर्न न्यू थिंग, है ना। मतलब एक तरह से आप समझना एक बहुत बड़ी त्रासदी है यार, अगर लोग जो है, चलो अंधकार से डर रहा है ठीक है, लेकिन आप नई चीज़ों को लर्न करने से आप डर रहे हो, सो एक तरह से खराब चीज़ है। बिकॉज दिस कैन बी ड्यू टू रिफ्यूजल टू लर्न, दिस कैन बी ड्यू टू द फेलियर, है ना, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बिलीफ कि उनको सब चीज़ जानना ज़रूरी है। बट ये जो माइंड सेट है उनके नॉलेज को एक्सपांड करने में हेल्प करता है, मतलब दिक्कत लाता है। सो रिफ्यूजल टू लर्न, some people may refuse to learn new things, whether it's a new skill or new idea. This can be due to a fear of failure,
और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। हाउएवर ये जो माइंड सेट है कैन प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सपांडिंग देयर नॉलेज। हाउएवर दिस mindset can prevent individuals from expanding their knowledge। ये सब चीजें हैं यार, है ना। सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट while it is natural to be afraid of unknown and it is important to recognize that avoiding knowledge and progress can have a tragic consequence। so thus, और ऐसे लिख सकते हैं, thus नहीं, कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट while it is natural to be afraid of the unknown or unfamiliar, it is important to recognize that avoiding knowledge and progress can have a tragic consequence। ओके, सो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, वन कैन इजली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन अ मैन इज अफ्रेड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई प्लेटो का जो ये कोट है ये क्या बता रहा है। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत मेन चीज़ बता दी कि देखो ये नेचुरल है कि कोई बच्चा जो है अंधेरे से डरे, क्योंकि जान नहीं रहा कि डेंजर आ सकता है इन्वायरमेंट के अंदर। बट हाँ, अगर एक आदमी जो है नॉलेज या फिर ट्रूथ या फिर अंडरस्टैंडिंग से अगर डर रहा है तो उसकी लिमिट कर सकता है पर्सनल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर आदमी इग्नोर कर रहा है ट्रूथ को तो उसके डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। भाई फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा है बोल रहा है, बिकॉज वो नहीं चाहता कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करे, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, एक त्रासदी दुर्घटना वाले सिचुएशन को ला रहा है, बदलना ही नहीं चाह रहा है आदमी, है ना, आउटडेटेड ट्रेडिशन पे घुसा हुआ है। तो वो क्या कर सकता है, न्यू सिचुएशंस को अडेप्ट करने में उसकी एबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। अगर लर्न करने से ही मना कर दे रहा है ना, सो वो अपने एक्सपांड नहीं कर पाएगा अपने नॉलेज बेस को बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर, है ना। अगर अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन में वो नहीं जाना चाहता तो उसकी जो एबिलिटी है ऑफ पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ हमने बताया यार। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट ये सही है भाई कि आदमी अनफेमिलियर एंड अननोन चीज़ें से डरे, बट अगर वो अवॉइड कर रहा है नॉलेज को, प्रोग्रेस को, तो एक खराब चीज़ है यार, इट इज़ अ ट्रेजिक, है ना, कंसिक्वेंस उसके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यार, a mere compliance with law is not enough, the public servant also has to have a well developed sensibility to ethical issues or for effective discharge of duties। do you agree? With the help of two examples where an act is ethically right but not legally, an act is legally right but not ethically, हमको ये बताना है दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कि, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं यार क्या पूछा गया है। अ mere compliance with law is not enough, the public servant also has to have a well developed sensibility to ethical issues for effective discharge of duties। do you agree? explain with the help of two examples। पहला क्या है, an act is ethically right but not legally, an act is legally right but not ethically। तो दोनों को हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं यार आंसर को, वी कैन इंट्रोड्यूस बाय गिविंग द रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं हाउ एन एक्ट इज एथिकली राइट बट नॉट लीगली, एंड अदर इज लीगली राइट बट नॉट एथिकली। एथिकली रॉन्ग एंड लीगली राइट।
इसको हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं विथ एग्जांपल्स, और उसके बाद हम कंक्लूजन में क्या करेंगे यार, कंक्लूड कर सकते हैं विथ सजेशंस और वे फॉरवर्ड। ओके, आंसर के अंदर भाई ये बोलेंगे, देखो भाई मेयर कंप्लायंस विथ लॉ बिल्कुल सही नहीं है यार। एथिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट, एथिक्स इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर वाइल लॉस इज कंसर्न विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एथिक्स एंड लॉ के बीच में हम रिलेशन बता रहे हैं। एथिक्स इज कंसर्न विथ द प्रिंसिपल ऑफ right and wrong behavior while the law is concerned with rules and regulations. Okay, so a public servant who is only concerned with complying with law and may not always act in the best interest. ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं, है ना, एन एक्ट दैट इज एथिकली राइट बट नॉट लीगली राइट, विसल ब्लोइंग। ठीक है ना, विसल ब्लोइंग जो है एक तरह से आप समझना, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग व्हाट इलीगल थिंग्स, है ना, अनएथिकल बिहेवियर को एक्सपोज करना। वाइल विसल ब्लोइंग इज एथिकली राइट बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लीगल, बिकॉज इन सम केस जो विसल ब्लोअर्स हैं दे मे फेस लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। ठीक है, सो ये हमारे पास एग्जांपल है यार, है ना, वायलेटिंग द टिगरेट जो ट्रेड सिगरेट्स हैं उसको। सो ये हमारे पास एक तरह से एथिकली करेक्ट है बट लीगली नॉट करेक्ट। तो एग्जांपल के तौर पे वन ऑफ द example of an act that is ethically right but not legally is whistleblowing. Okay, while whistleblowing may be ethically right, ना, but in some cases whistleblowers may face legal consequence while whistleblowing may be ethically right, it may not always be legal. Okay, in some cases whistleblower may face legal consequences for breaching confidentiality एग्रीमेंट या फिर वायलेटिंग ट्रेड सिगरेट। सो दोनों तरह से आप बोल सकते हो। हमारे पास अगर ऐसा एग्जांपल की बात करें जो कि लीगली राइट है बट नॉट एथिकली राइट इज, ठीक है, एग्जाम्पल अब बात करते हैं दूसरे पारा की, बिस्कोस हमको दोनों की बात करें तो पहला वाला हो गया एन एक्ट विच इज़ एथिकली राइट बट नॉट लीगली। हमने एग्जांपल की बात की विसल ब्लोइंग में, एन एक्ट विच इज़ राइट लीगली बट नॉट एथिकली। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ एन एक्ट दैट इज लीगली right but not ethically is discrimination। देखो
डिस्क्रिमिनेशन में भी इन, है ना, सम लीगल केसेस इट में भी एन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, है ना, मतलब एथिकली राइट कभी भी नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं पे एक अफर्मेटिव एक्शन बोल के इसको क्या कर सकते हैं, है ना, बिकॉज कहीं कहीं पे अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज किसी को मिल रही है बोल के एक तरह से इसको लगा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट. सो वाइल discrimination may be legal in some cases such as affirmative action policies, it is never ethically right because discrimination can lead to unequal opportunities and create a sense of division within the society. Discrimination can lead to unequal opportunities and create a sense of division within सोसाइटी, जो कि लॉन्ग टर्म में नेगेटिव कंसिक्वेंस बन सकता है. ठीक है, सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट पोसेस अ वेल डेवलप्ड सेंसिबिलिटी टू एथिकल इश्यूज टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज. ठीक है, हमारे पास कंप्लाई तो करना ही चाहिए एक सिविल सर्वेंट को विद द लॉस, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इनफ. पब्लिक सर्वेंट मस्ट ऑल्सो कंसिडर एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर एक्शन. ठीक है, एंड ऐसे काम करना चाहिए विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. ठीक है, तो द एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो विसल ब्लोअर है ना, वो हमारे पास क्या को इलस्ट्रेट कर रहे थे, इलस्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग लीगल कंप्लायंस विद एथिकल कंसिडरेशन. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस द एग्जाम्पल्स ऑफ विसल ब्लोइंग एंड discrimination illustrate the importance of balancing legal compliance with ethical considerations. ओके, सो इस प्रकार से हमने आंसर को लिखा. भाई क्वेश्चन क्या था, अ mere compliance with law is not enough, the public servant also has to have well developed sensibility to ethical issues for effective discharge of duties. Do you agree? Explain with the help of the two examples. है ना, ऐसा कौन सा एक्ट है विच इज, है ना, एथिकली राइट बट लीगली नॉट. तो हमने बताया विसल ब्लोइंग, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, एक तरह से ऑफिशियल सीक्रेट्स को, एक तरह से ट्रेड सीक्रेट्स को वायलेट कर रहे हो यार. एन एक्ट विच इज लीगली राइट बट नॉट एथिकली, आपने बताया डिस्क्रिमिनेशन, ना, लीगली राइट है बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं मिल रहा है उसको आप देख, एक तरह से जो अफर्मेटिव एक्शंस वाली जो पॉलिसीज हैं, है ना, बट इट इज़ नॉट एथिकली राइट यार. आप तरह से दूसरे की अपॉर्चुनिटी को कम कर रहे हो, एक सेंस ऑफ डिवीजन ला रहे हो सोसाइटी में. सो इंट्रोड्यूस किया कि बाई मेंशनिंग दैट जो एथिक्स है दे आर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग वेयर द लॉस आर कंसर्न विद रूल्स एंड रेगुलेशन. हमने एग्जांपल दिया पहला कि जो कि एथिकली राइट है बट नॉट लीगली, तो विसल ब्लोइंग है यार, है ना, क्योंकि कहीं कहीं पे ये जो है इट ट्राइज टू ब्रीचेस द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, है ना. बट हमारे पास दूसरा जो हमारे पास जो क्वेश्चन ने पूछा था कि हमारे पास ऐसा कोई एक्ट बताओ जो कि लीगली राइट हो बट नॉट एथिकली, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज लीगली राइट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, है ना, रिजर्वेशन की बात होती है एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट में, बट हर तरह से वो क्या है, कभी भी एथिकली राइट नहीं होता बिकॉज इट इज लीडिंग टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिवीजन विद इन द सोसाइटी. सो हमको क्या करना चाहिए भाई, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए दोनों के बीच में, एथिकल कंसिडरेशंस और लीगल कंप्लायंस के बीच में. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ डू द वर्च्यू ऑफ ट्रस्टवर्थीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस, है ना, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स. तो हमको ट्रस्टवर्थीनेस एंड फोर्टिट्यूड की बात करनी है. फिर से पढ़ते हैं यार. हाउ डू दी वर्च्यू ऑफ ट्रस्टवर्थीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक, इसको एग्जांपल के साथ बताना है भाई. सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट पब्लिक सर्विस की पब्लिक सर्विस होता क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं. बॉडी के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट वर्च्यूज़ हैं पब्लिक सर्वेंट के लिए उसके बारे में बात कर सकते हैं.
जिसमें क्या आता है, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड, ठीक है। इसको हमारे पास एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करेंगे। ओके, सो पब्लिक सर्वेंट्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि वर्क करते हैं फॉर द गवर्नमेंट है ना, इन वेरियस कैपेसिटीज टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस टू द पब्लिक। एंड दिस सर्विस में क्या आता है भाई, जो पब्लिक सर्वेंट में जो सर्विस है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, पब्लिक सर्वेंट्स आर individuals who work for government, who work for government in various capacities to provide essential services like law enforcement, healthcare, to education, law enforcement, healthcare and infrastructure development। ना हमको बताने हैं कि जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो क्यों ज़रूरी है यार, बिकॉज ट्रस्टवर्दीनेस इज द फाउंडेशन, ट्रस्ट वर्दीनेस is the foundation of any relationship and ये बहुत ज़रूरी है यार, स्पेशली इन पब्लिक सर्वेंट्स हु होल्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज पब्लिक सर्वेंट जो ऑनेस्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं एंड डिपेंडेबल होते हैं, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। सो ट्रस्टवर्दीनेस इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप एंड इट इज़ स्पेशली important for public servants who hold positions of authority and responsibility। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे कैसे ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस की बात करें। सो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है हु डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अवॉइड सिचुएशंस वेयर है ना वो बेनिफिट करते हैं पर्सनली, है ना, वो क्या बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्रस्टवर्दीनेस को, है ना। फॉर एग्जांपल अगर सिमिलरली एक पुलिस ऑफिसर मिसकंडक्ट कर रहा है ना, मतलब कोई फेलो ऑफिसर अगर मिसकंडक्ट कर रहा है और उसको एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट कर रहा है, सो ये बता रहा है कि दे प्रायोरिटाइज देयर ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ ओवर लॉयल्टी टू देयर कलीग्स। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं रहेगा यार, है ना। सो अ गवर्नमेंट ऑफिशियल who discloses conflict of interest and who discloses conflict of interest and avoid
situation where they might benefits personally, demonstrate trustworthiness. ओके, सो ये हो गया, हमने बात की ट्रस्टवर्दीनेस की। अगर हम बात करें फोर्टिट्यूड की, तो पब्लिक सर्वेंट हु पोसेस फोर्टिट्यूड आर विलिंग टू टेक डिफिकल्ट और अनपॉपुलर डिसीजन इन देयर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड्स। ठीक है, सो ये फोर्टिट्यूड हो जाता है यार। फोर्टिट्यूड का मतलब वही है ना, डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिसीजन लेना। पब्लिक सर्वेंट्स हु possess fortitude are willing to take difficult or unpopular actions in the interest of the पब्लिक गुड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अ मेयर हु स्टैंड अप इन प्रेशर के अंदर भी अगर वो ग्रुप इंटरेस्ट को देखते हुए खड़ा हो रहा है एंड वीटो हार्मफुल बिल वुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द कम्युनिटी फोर्टिट्यूड, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो सर उसका समझ नहीं आ रहा होगा, बट अगर कोई सिविल सर्वेंट है, अगर वो बोल रहा है करप्शन के अगेंस्ट, वो सुपीरियर है ना, कोई अगर करप्शन कर रहा है और वो डिस्प्ले करता है करेज को, तो वो क्या बता रहा है, एक तरह से फोर्टिट्यूड बता रहा है, बिकॉज वो डिफ़िकल्ट स्टांस या फिर अनपॉपुलर एक्शन ले रहे हैं। एग्जाम्पल में अ सिविल सर्वेंट हु स्पीक्स अप against a corrupt superior or institution displays courage and fortitude in upholding their duty to सर्व दी पब्लिक। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फोर्टिट्यूड को दर्शाता है यार। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट दिस वर्च्यूज आर क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग दैट पब्लिक सर्वेंट अपहोल्ड देयर, है ना, ड्यूटी टू सर्व द पब्लिक एंड मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक दे सर्व। जो फोर्टिट्यूड और ट्रस्टवर्दीनेस है वो जरूरी है। सो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं, दिस वर्च्यूज are critical for ensuring that public servant uphold their duty to serve the public good and maintain the trust of the public they serve। ओके, सो इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था हाउ डू द वर्च्यू ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, पहले तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि पब्लिक सर्वेंट ऐसे होते हैं जो कि लॉ एनफोर्स करते हैं, हेल्थ केयर को, है ना, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस एक ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है यार, खास करके तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स में जो कि अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोजीशन लेते हैं। हमने एग्जांपल दिया कि अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने ला रहा है, तो जैसे ट्रस्टवर्दीनेस भरोसा डेवलप करता है यार। एंड फोर्टिट्यूड मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर अनपॉपुलर सिचुएशन लेना पब्लिक इंटरेस्ट में, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड, और एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सिविल सर्वेंट अपने सुपीरियर जो कि करप्शन कर रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर करप्शन हो रहा है, जो कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन है यार, जनरली लोग नहीं करते उसको, है ना, छुपा के रखते हैं अपने
कोई अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बट हाँ अगर आप कर रहे हो तो एक तरह से आप क्या बता रहे हो, फॉर्टिट्यूड का एक अपने पास एथिकल वैल्यू वर्च्यू बता रहे हो। सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया, देखो भाई ये सब बहुत जरूरी है एंड फॉर्टिट्यूड एंड ट्रस्टवर्दीनेस फॉर अ सिविल सर्वेंट टू मेंटेन ट्रस्ट इन द पब्लिक दे सर्व। ओके, सो हमने क्वेश्चंस देखे भाई। तो सेक्शन ए में 2015 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो हमने देखे। इसके बाद हम सेक्शन बी में 2015 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसको देखेंगे।